हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक है बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और जिनके आने के चांसेस भी रहते हैं और जो इंपॉर्टेंट अच्छे खासे माने जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, इन्हीं क्वेश्चंस में आने के चांसेस रहते हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में आ जाए। और ये वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं, कई बार पीछे पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस हद से ज़्यादा रहते हैं। प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है ये वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और हम भी थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या बोले था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं आपको x + 2y + 5 = 0। दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है -3x = 6y - 1। ध्यान से देखो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको सोल्व करोगे, पूछा क्या है वो भी देख लो। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन के बारे में पूछा है कि ये वाली क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन होंगे। अब ध्यान से देखना, कुछ बातें बताने वाला हूँ जो ये वाले क्वेश्चन के लिए भी अच्छी बात है और आने वाले कई सारे क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली बात है। क्या बात है, ध्यान से सुनो। जब आपको ऐसी इक्वेशन दी गई हो और उनके सॉल्यूशन के बारे में पूछे या फिर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछे, दोनों के लिए सेम ही बात होती है। क्या, ध्यान से सुनना। मान लो एक इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y और +c2 = 0। ये दो इक्वेशन है। वो आपको बोलेगा कि ये वाली दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, मतलब जो इनके सॉल्यूशन है वो कितने हैं। एक सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है या एक भी सॉल्यूशन नहीं है। या तो ये पूछेगा या पूछेगा ये जो लाइन है इनकंसिस्टेंट है ये वाली लाइन या फिर कंसिस्टेंट है ये लाइन्स। तो दोनों के लिए सेम ही बात होती है। क्या, पहला, अगर a1/a2 इक्वल नहीं आता है b1/b2 के, और ये a1 a2 आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और कांस्टेंट टर्म c1 है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में भी ऐसा ही है, बस a2 b2 और c2 लिखा हुआ है। तो ये वाले केस में एक सॉल्यूशन होता है। कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर हम इसको कभी कभी बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन होता है। ध्यान से सुनते रहिएगा। दूसरी बात, अगर a1/a2 इक्वल आता है b1/b2 के और इक्वल नहीं आता है c1/c2 के, ये दोनों बात इक्वल हैं, वो वाली बात इक्वल नहीं आती है, तो ये वाले केस में बच्चों लाइन होती है पैरेलल, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होते हैं? ऊपर वाले केस में एक सॉल्यूशन होता है, उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये वाले केस में जब आप ये दोनों लाइन बनाओगे, ये वाले केस में, तो दोनों लाइन बनती है इंटरसेक्टिंग। अभी बस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। जिसने पहले पढ़ रखा है वो एकदम समझ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है, जो सीधा सीधा चाहता है बस क्वेश्चन ही लगाऊं सर पास होने का जुगाड़ हो जाए, वो याद रखे। इस वाले केस में लाइन बनती है इंटरसेक्टिंग। तो आपको 3 बातें पूछेगा, यूनिक, इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। यूनिक से मतलब एक सॉल्यूशन वाली लाइन है। अच्छा, वो यूनिक नहीं देगा तो कई बार देगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो या तो सॉल्यूशन के बारे में बात की जाएगी, ठीक है, लाइंस के बारे में बात की जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन से, पैरेलल लाइन से या कोइंसिडेंट। 3 लाइन होती है, तीनों बताऊंगा। या फिर बोलेगा भैया बताओ इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। ध्यान से देखो, इस वाले केस में एक भी सॉल्यूशन नहीं होता और ये लाइन बनती है बच्चों पैरेलल। कौन सी लाइन बनती है? PARALLEL, पैरेलल लाइन बनती है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अच्छा, एक बात सुनो, ऊपर वाले केस में जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो ये वाले केस में हम इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या होता है? कंसिस्टेंट, ठीक है। पैरेलल होता है और पैरेलल वाले को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये हमारा इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। वैसे आपको मैं बता दूं कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट वो होता है जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम अगर एक सॉल्यूशन आता है, तो वो वाले केस को हम कंसिस्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसको इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट खत्म, सेकंड भी खत्म, थर्ड वाला ध्यान से देखो। थर्ड वाला होता है सर a1/a2 अगर इक्वल आता है b1/b2 के और इक्वल आता है c1/c2 के। अगर सारे ही बच्चों इक्वल आ जाते हैं, उसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस।
कोइंसिडेंट लाइंस बनती है, एक दूसरे के ऊपर ही लाइन बन जाती है। इस वाले केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, उतने की हम गिन ना सकें। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, और ये भी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए तो एटलीस्ट वन होता है कंसिस्टेंट, बहुत सारे हो जाते हैं तब भी कंसिस्टेंट, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? कंसिस्टेंट। तो ये सब आप अगर बात याद रख लोगे तो मान लो 1 नंबर आपका बन जाएगा। 1 नंबर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन है। पहले वाला केस अगर लग रहा है तो एक सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा तब बोलना है एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सी लाइन बनेगी, लाइन के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे सर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। बोलेगा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो सर कंसिस्टेंट है। इन तीनों बातों में से एक बात पूछेगा, तीनों ही पूछ लेगा, हमें क्या, हमें तो पता होना चाहिए कौन सा केस बन रहा है। ये वाला केस अगर बन जाता है तो सर नो सॉल्यूशन, मतलब सर पैरेलल लाइन, ठीक है, मतलब सर इनकंसिस्टेंट। ये वाला केस बनता है तो सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइन और कंसिस्टेंट। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये तीनों की तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग कहाँ कहाँ होता है? अरे यार सोचो ना, कंसिस्टेंट 2 ही जगह तो होगा जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। कहाँ कहाँ पे करते हैं? पहले वाले केस में और थर्ड वाले केस में। जहाँ पे पैरेलल लाइन होती है वहाँ पे तो सॉल्यूशन होता ही नहीं, अगर सॉल्यूशन होता ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट होगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, अगर ये वाली बातें आपको पता है तो आप क्वेश्चंस ये वाले टाइप के, जो इस वाले टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आप चुटकी में उड़ा दोगे। यही वाला क्वेश्चन पहला पूछा गया है और ये आया था प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस मतलब नहीं लास्ट साल ही आया था, नहीं कभी ना कभी पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने के चांसेस इसके रहते हैं। डिजिट चेंज कर देगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये प्लस ये इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू समथिंग, तो आपको बनाना है ये वाली फॉर्म में, यानी x और y और कांस्टेंट बराबर 0, x y कांस्टेंट बराबर 0। तो ये तो ऐसा ही है, इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिख देता हूँ। -3x इसको इधर लेके आओ, -6y इसको भी इधर लेके आओ, +1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। x की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 मान लेता हूँ। इसको मैं अगर पहली इक्वेशन मानता हूँ तो इसको दूसरी इक्वेशन मानना पड़ेगा, इसको पहली मानता हूँ तो इसको दूसरी मानना पड़ेगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। a1 ये रहा, a1 ये रहा, b1 ये रहा, c1 ये रहा, a2 ये रहा, b2 ये रहा, c2 ये रहा। आप इसको चेंज भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a1 अपॉन a2 करके देख रहा हूँ, a1 हमारा 1 है, a2 हमारा सर -3 है, ठीक है। b1 अपॉन b2 करके देख रहा हूँ, सर b1 हमारा 2 है और b2 हमारा -6 है, ठीक है। अगर इसको मैं ठीक ठाक तरीके से लिखूँ तो माइनस को ऊपर भी लिख सकता हूँ, -1/3 आ जाएगा। इसको थोड़ा रफ कर दे, क्या नोट कर लिया होगा आपने। इसको माइनस ऊपर लिख सकता हूँ और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 1/3। अभी तक तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो c1/c2 चेक कर लेते हैं। अगर पहला वाला केस बनता तो ये इक्वल ही ना आते, अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो दूसरा या तीसरा केस में से कोई ना कोई एक केस बन जाता है। c1/c2 निकालने जा रहा हूँ। c1 कितना है सर? 5 है। c2 कितना है सर? ये 1 है, ठीक है। c2 कितना है? 1 है, ठीक है। तो ये आ गया 5। सुनो यार, a1/a2 -1/3 है, b1/b2 सर ये 1/3 है, माइनस है ये भी, c1/c2 सर ये 5/1 आ रहा है। ऊपर वाले दोनों इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों तो इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। नॉट इक्वल टू c1/c2 कौन से वाले केस में होता है सर? इस वाले केस में होता है, जब लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी वाला, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया था तो ये वाला आंसर आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। बेहद आसान था। ये वाली बातें बताने में थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आगे आया ऐसा एग्जाम में, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप कर पाओ। बाकी तरीका ये रहेगा, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। उसके बाद तो छोटे बच्चों का काम है, आपको चेक करके देखना है कौन कौन से बराबर है, कौन कौन से बराबर नहीं है। ओके, आप इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे वाले होने वाले हैं भाई, सारे के सारे एकदम बढ़िया वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, बेहद आसान है, स्क्रीन पे आपके आ जाएगा। ध्यान से देखो, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सर हमें यह समझ में आता है उससे पहले x और y निकालना पड़ेगा, तभी माइनस कर पाएंगे। हाँ, और माइनस करना तो आसान काम है, और उससे पहले जो करना है वो x और y की वैल्यू निकालना है, वो उससे भी ज़्यादा आसान है। कैसे सर? एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, काम बन गया। एक इक्वेशन ये रहा 2x + y इज इक्वल टू 13, एक ये रहा 4x - y
इज इक्वल टू 17। एक बात का हमेशा याद रखना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 कर रहे होंगे, वो वाले केस में सारे के सारे या तो इक्वल के इधर होने चाहिए या फिर इधर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वाली इक्वेशन में x और y इधर लिखा है और 13 यहाँ पे है, दूसरे वाले इक्वेशन में x और y वाला यहाँ है और 17 इधर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा इधर वाली इक्वेशन में वैसा उधर वाली, कि या तो सारे इधर इसके भी और इसके भी, या सारे उधर इसके भी और इसके भी। ठीक है, या फिर ऐसे लिखा है तो ऐसे भी चलेगा, मतलब 2 इधर हैं x और y, 13 इधर है, x और y इधर है और c जो कांस्टेंट 17 है वो उधर है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से पहले वाली इक्वेशन लिखी रहेगी उसी वे में दूसरे वाली इक्वेशन भी आपकी होनी चाहिए। x और y दोनों एक साथ हैं तो उस वाले में भी x और y दोनों एक साथ होने चाहिए। कांस्टेंट टर्म इक्वल के उधर है तो दूसरी वाली इक्वेशन में भी इक्वल के उधर होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, तो आप कोशिश करना सबको एक ही साइड लेके आने की, उसके बाद a1/a2 b1/b2 c1/c2 करना। अगर इधर उधर आप करते हो तो साइन का गड़बड़ आ जाता है। चलो खैर छोड़ो, आप कर लोगे वाली। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली इक्वेशन को ऊपर रखा, दूसरी को नीचे रखा, ये प्लस वाई ये माइनस वाई ये गायब हो गया, ये 4x है 2x है बन गया 6x, 17 और कितना है 13 ये बन जाएगा 30, 6 नीचे जाएगा, डिवाइड लगाओगे 6 पंजे 30, x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू जैसे ही 5 आ जाती है तो हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मानते हैं। ऐसा करते ही हम इसको, जैसे ही x की वैल्यू हमारे पास आती है हम उसको पुट कर दें इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रख देते हैं। पहली इक्वेशन बच्चों ये रही है हमारी, यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे 5 रखा जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 13। ध्यान से देखना, ध्यान इधर होना चाहिए, इधर उधर ध्यान दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। 5 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, 10 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 13 माइनस 10 3 बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। y की वैल्यू 3 आई है, x की वैल्यू 5 आई है। आपको कैलकुलेट करना था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा सर? x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। आपको नीचे दिखाई दे रहा है क्या? एक बार मुझे चेक करना होगा। हाँ दिख रहा है, आज तो पूरा बोर्ड विजिबल है इजीली। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन खत्म, इतना ही करना था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो। कह रहा था वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, k की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालो फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो कौन सा केस था सर? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सबसे पहले बताया था, बहुत ध्यान से देखना, उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब पैरेलल वाला केस था जिसमें लास्ट वाला इक्वल नहीं आ रहा था, इनकंसिस्टेंट। समझ गई? तो a1/a2 निकालता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन आया होगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ध्यान से देखो, a1 हमारा 5 है, हम पहली वाली को फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, दूसरी वाली को हमने मान लिया वो दूसरी इक्वेशन है। आप कैसे भी कर सकते हैं, दूसरी वाली को पहली इक्वेशन मान सकते हैं, पहली वाली को दूसरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा a1 5 है डिवाइडेड बाई a2 कितना है? दूसरी वाली इक्वेशन में x की जो मल्टीप्लाई में लिखा है वो a2 है, वो 2 है। b1/b2 निकालता हूँ। b1/b2 कितना आएगा सर? b1 ध्यान से देखो 2 है और b2 कितना है? दूसरी वाली इक्वेशन में चेक कर, जो y की मल्टीप्लाई में वो है k। वेरी गुड। c1/c2 निकालता हूँ। c1 कितना है? -7 है, ठीक है। c2 कितना है? +1 है। हाँ, अब क्योंकि ये वाली लाइन का एक भी सॉल्यूशन नहीं है, बोला ना डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन रखता ही नहीं है। तो जब नहीं है सॉल्यूशन तो a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2 के। हाँ, अब देखो ध्यान से लिखता हूँ। ऑब्जेक्टिव में आया तो आप बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं डायरेक्ट लिख के, लिखने का आया तो वो भी सीखो। क्योंकि ये साइन क्या है? क्योंकि 2 बिंदु ऊपर है एक नीचे है, मतलब क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमारा लाइन्स डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखता है। देयरफॉर इसलिए a1/a2 जो कि 5/2 है वो इक्वल आएगा b1/b2 के, यानी 2/k के, और इक्वल नहीं आएगा c1/c2 के। कोई दिक्कत है क्या? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने वैसे ही लिख के दिखाया। आप सीधा कर सकते थे a1/a2 यानी 5/2
इज इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल टू -7/1। क्यों? क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये दोनों इक्वल और तीसरे वाले के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से मैं k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। k को यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये 5k बन जाएगा, 2 को यहाँ पे लेके जाऊँगा 2 2 जा 4 बन जाएगा। जब आपके पास ऐसा 3 होता है तो आप कोई भी 2 उठा के सोल्व कर दो। तो हम शुरू के 2 उठा के सोल्व कर रहे हैं। 5 को नीचे लेके जाएंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो ये हमारी k की वैल्यू है। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो k की वैल्यू यहाँ से आएगी नहीं, नॉट इक्वल का साइन लगाए। k की वैल्यू वो आएगी जो हो नहीं सकती, यहाँ से k की वैल्यू वो आएगी जो हो सकती है क्योंकि इक्वल का साइन लगाए। तो यहाँ से आप वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो जो है k की, यहाँ से वो वैल्यू निकल के आ जाएगी जो वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो 4/5 ऑप्शन नंबर बी है हमारा 4/5। ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो अगर ऑब्जेक्टिव में है तो इतना बड़ा थोड़ा ही करेंगे, सीधा सीधा दिमाग में रखेंगे भाई a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2 के, विच इज़ -7/1। ये वाला तो केस बनता है एक भी सॉल्यूशन ना हो अगर। हाँ, अब इसको सोल्व कर लूँगा, इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, उसको वहाँ पे 2 2 जा 4 बन जाएगा, 5 डिवाइड में आ जाएगा, k इक्वल टू 5/4। खत्म कहानी। बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट करें। सारे क्वेश्चन ध्यान से करना भाई, एग्जाम में आएंगे जरूर, मत मानो मेरी बात, आएंगे फिर देखोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, आपके सामने आया, आप लोग कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे यार। देखो ना, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x एंड y फॉर x एंड y एल्जेब्रिकली। इक्वेशन आपको दी गई, आपको सोल्व करना है एल्जेब्रिकली, मतलब ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड से जैसे हमने किया था। एलिमिनेशन मेथड है आपके सिलेबस में और सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो दोनों में से कोई सा भी लगाओ हो जाएगा, बच्चों वाला काम है। ये वाले क्वेश्चन आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलो, कर सकते हैं यार, इतना हम आपसे होप रख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप कर लो। चेक वेदर द पॉइंट -4,3 lies on both the lines represented by the linear equation x plus y plus 1 is equal to 0 and x minus y is equal to 1। दो लाइन दी गई हैं आपको, बेसिकली 2 लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है। एक पॉइंट दिया गया है -4,3, बोला है कि ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइन पे लाई करता है नहीं करता है। बच्चों अगर ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइन पे जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, इन दोनों लाइन पे अगर लाई करेगा तो ये वाला पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, मतलब कॉमन सॉल्यूशन तो होगा ही, यानी इन दोनों को सोल्व करके ये आंसर आना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं क्या? ध्यान से देखो, बोला है चेक वेदर द पॉइंट दिस लाई ऑन बोथ द लाइन्स। इन दोनों लाइन पे लाई करता है क्या? बच्चों जो पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करता है वो पॉइंट क्या कुछ ऐसा होता है, देखो या तो लाइन ऐसी रही होंगी एक दूसरे के ऊपर वाली, या लाइन एक दूसरे को कट कर रही होंगी। ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन पे आ रहा है, इस वाली लाइन पे भी इस वाली लाइन पे भी। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करूँ या कहीं पे भी कंसीडर करूँ तो ये वाला पॉइंट दोनों लाइन पे आ रहा है, क्योंकि एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर है। बात समझ पा रहे हैं? तो वो पॉइंट जो दोनों ही लाइन पे आ रहा है वो पॉइंट सॉल्यूशन ही तो होता है, मतलब उन दोनों को सोल्व करके कॉमन पॉइंट ही तो आएगा। हाँ, आप बिल्कुल समझ पाए। अब ध्यान से देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें आपकी इक्वेशन लिखी गई है x + y + 1 इज इक्वल टू 0। एक लिखी गई है x - y इज इक्वल टू 1 है ना, उसको इधर ही लेके आता हूँ, यस को उधर लेके जाते हैं, ठीक है, इसको उधर लेके जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये लिखा है इक्वल टू 1 दूसरी में। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। अब चेक कर लो ये कौन सी बन रही है। यहाँ a1 कितना है 1, b1 कितना है 1, ये c1 है, a2 कितना है 1, b2 कितना है 1, c2 कितना है ये रहा। तो 1/1 यहाँ आएगा 1/-1, a1/a2 1/1, b1/b2 1/-1। तो एक ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का, a1/a2 इक्वल नहीं आ रहा है b1/b2 के, तो ये वाली लाइन नहीं होगी, है ना। तो ये वाली लाइन में ऐसा कुछ पॉइंट बीच में होगा जो दोनों ही लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। तो इन दोनों को सोल्व करके जो इनका आंसर आएगा वो आंसर दोनों ही लाइन पे एग्जिस्ट करता है। कुल मिला के मुझे तो ऐसे ही समझानी थी ये वाली बात, पर आप एक बात याद रखोगे, अगर वो ऐसा बोलता है कि एक पॉइंट आपको हम देते हैं, वो पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करता है या नहीं करता है, आपको चेक करके बताना है। या फिर वो आपको ऐसा भी बोल दे कि ये 2 इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन का एक ऐसा पॉइंट निकालो जो दोनों ही इक्वेशन पे लाई करता हो। दोनों का मतलब यही है कि आपको इन दोनों को सोल्व करना है और चेक करना है। अगर दिया गया है पॉइंट तो सोल्व करो, ये वाला अगर पॉइंट बन जाता है तो इन दोनों लाइन पे ही लाई करता है, और अगर ऐसा बोलता है कि इन दोनों लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट निकालो, तब भी आपको सोल्व ही करना है, ठीक है। तो इनको मैं सोल्व करता हूँ।
ये y वाला कैंसिल, x और x 2x आ गया, इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। x इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा 0। अब 0 को उठा के पहली इक्वेशन में रखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 है पहली इक्वेशन, यहाँ पे 0 रखता हूँ, प्लस वाई इज इक्वल टू -1, 0 गायब हो गया, 0 का तो कुछ भी नहीं होने वाला, y की वैल्यू आ गई -1। तो पॉइंट आ रहा है 0, -1। वो कह रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट तो कभी भी ये वाली दो इक्वेशन पे लाइन नहीं कर सकता, है ना, कभी भी लाइन नहीं कर सकता ना। कैसे लाइन करेगा, क्योंकि आंसर तो 0, -1 आ रहा है, केवल यही पॉइंट है ऐसा जो दोनों लाइन पे आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो लिखना हेंस -4, 3 डज नॉट लाइज ऑन द गिवन लाइन। समझ पा रहे हैं क्या, ऑन द गिवन लाइन, बस यही करना था आपको। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, इधर कर ले क्या, चलो छोड़ो, रफ कर लेते हैं, अच्छा लगता है, 1 मिनट रुको भाई, रफ करते हैं इसको। इसी के साथ मुझे एक बात और बतानी थी आपको, ये दो तो हमने बताई दिया आपको, एक और बताई दो साथ में, पैरेलल वाला, या तो ऐसा बनता है लाइन, या एक दूसरे के ऊपर वाला बनता है, या बच्चों ऐसे वाला बनता है, ठीक है। ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। पैरेलल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इसमें एक सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, समझ गए, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पता है ये वाले काफ़ी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम भी लग रहा है समझाने में, क्योंकि जल्दी जल्दी भी हो सकता है, बट थोड़ा सा टाइम इस वजह से लेना पड़ रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आए। उससे मिलता जुलता अगर और कोई क्वेश्चन आए तो आप उड़ा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, आपके सामने आया होगा, एक बार ट्राई करो, उसके बाद देखो। बोला है 3 ईयर एगो, 3 साल पहले ही पहुंच गया, सीधा 3 साल पहले की बात। रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, ठीक है। रश्मि और नजमा की बात चल रही है, दो लड़के हैं, एक रश्मि एक नजमा है। 3 साल पहले उसने बोला कि भैया 3 साल पहले रश्मि वॉज थ्राइस, रश्मि 3 गुना थी, एज ओल्ड एज नजमा, जितनी नजमा की एज थी उसकी 3 गुना रश्मि की एज थी, कुल मिला के ये। तो भैया 3 साल पहले तो जब जाओगे, जब प्रेजेंट का पता लगेगा ना, हाँ, तो मान लो लेट अस एज्यूम दैट, लेट कर लेते हैं, लैंग्वेज नहीं लिख रहा, सीधा लिखता हूँ, लेट कर लो, चलो लिख ही देते हैं, लेट प्रेजेंट एज, अभी वाली एज, एकदम अभी वाली, प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, रश्मि की प्रेजेंट एज हम x ईयर्स मान लेते हैं, x साल है, और भैया प्रेजेंट एज ऑफ नजमा, हाँ नजमा जी है, नजमा जी की हम मान लेते हैं y ईयर्स, कि भैया वो y साल की है। अब बोला है 3 साल पहले, उसने 3 साल पहले की बात की है, 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले। बच्चों 3 साल पहले जो रश्मि जी होंगी, जो रश्मि जी की एज होगी, वो क्या x-3 होगी, सोचो ना, 3 साल पहले तो एज 3 साल कम होगी ना। हाँ, नजमा जी जो होंगी, नजमा जी की जो एज होगी वो भैया 3 उसमें से माइनस करो, y-3। अब उसने क्या बोला, उसने बोला 3 साल पहले रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज राजमा सॉरी नजमा। तो रश्मि की एज यानी x-3, जो रश्मि की एज है वो 3 टाइम है, 3 गुना है नजमा की एज का, ठीक है। राजमा की एज का 3 गुना रश्मि जी की एज है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये रश्मि भी नहीं लिखा, पता नहीं क्या लिखा है, राशमि सा लिखा कुछ, जो भी है, चलो छोड़ो ना। अब उसने और क्या बोला, ध्यान से सुनो, अब इसको थोड़ा सोल्व करो। ये x-3 इज इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3y, और ये माइनस के 3 3 जा 9, इसको उधर लेके आता हूँ, x-3y, इसको उधर लेके जाता हूँ, माइनस के 9 एज इट इज़, ये उधर जाएगा प्लस के 3, तो ये x-3y इज इक्वल टू -9 + 3, तो कुल मिला के -6 बन जाएगा। एक इक्वेशन तैयार हो गई, बहुत आसान है, कुछ भी तो नहीं करना है यार इसमें। प्रेजेंट एज मान लो, 3 साल पहले पहुंच जाओ, 3 माइनस कर दो। उसके बाद क्या बोला है कि जो राशमा जी जो भी है रश्मि, इनकी एज 3 गुना है राजमा जी की एज के, ठीक है। चलो
आगे क्या बोला उसको ध्यान से देखो। आगे बोला है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। सोचो ना 10 साल बाद जो राशमी या रश्मि जी हैं उनकी एज हो जाएगी x + 10, है ना। और जो अपनी रजमा जी हैं जो भी हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी y + 10। सॉरी भाई, ऐसे नाम को इधर उधर नहीं करना है। चलो इधर देखो, 10 ईयर्स लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। नजमा की एज का 2 गुना हो जाएगी। 10 साल बाद ऐसी सिचुएशन है, और ये जो रश्मि जी की एज है वो नजमा जी की एज का 2 गुना है। तो हमने 2 टाइम कर दिया। x, ये 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे 2y बन जाएगा, उसको इधर लेके आते हैं माइनस के 2y। ये 10 है, ये उधर चला जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 20, ये 10 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 20 में से 10 गया, 10 बच गया। तो इक्वेशन बन गई x माइनस के 2y = 10। पहली इक्वेशन तो बना ली थी, दूसरी इक्वेशन 10 साल बाद बन गई, पहली इक्वेशन 3 साल पहले बनी थी। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व कैसे करना है, सोल्व करना आप जानते हैं। देखो, ऑन सोल्विंग, सोल्व करने पर हमें क्या मिलता है। सर सोल्व करने से पहले एक काम कर लो, x माइनस 2y = 10 को ऊपर लिखो, x माइनस 3y = -6 को नीचे लिखो। जब सोल्व करोगे बच्चों तो x वाला कट सकता है, तो इंटरचेंज कर दो साइन, ये माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये गायब हो गया। ये तो आप जानते होंगे भाई, 3y में से 2y जाएगा, 1y बचेगा, = प्लस के 6 और ये 10 16 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 16। तो x की कैसे निकालोगे, 16 उठाओ, इसमें दे मारो, तो यहाँ रखोगे 16, 16 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 16 × 3 48, माइनस 48 उधर चला जाएगा, प्लस के 48 बन जाएगा। तो x = -6 पहले से, ये प्लस के 48, तो कितना आ जाएगा, माइनस कर लो 42। यही हमारा आंसर है। दोनों की एज निकल गई। प्रेजेंट एज निकालनी थी दोनों की, है ना। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा। नजमा और रश्मि की एज कितनी है, एक तो 42 है, एक 16 है। वाई वाला हमने क्या माना था, ये रहा। नजमा जी और रश्मि जी कितनी थी, एक्स वाली 42। आंसर आ गया, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं और बोला है इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन साइड में दिया गया है x = 2 y = 1। तो ये तो आसान हो गया। x = 2 दिया गया है, ये तो लिखा है हमने पहले ही, x = 2 दिया गया है और y = 1। अगर ये सॉल्यूशन है, इन दोनों को सोल्व करके ये आया होगा, तो मतलब ये इस पे भी लाई कर रहा होगा और इस पे भी लाई कर रहा होगा। बात समझे क्या आप लोग? हाँ सर बिल्कुल समझ गए बात। देखो अब ये वैल्यू उठाओ, यहाँ पे पुट करो। नाउ x की जगह पे 2 रखता हूँ प्लस k, और y की जगह पे रखते हैं 1 = 5। 2 k की मल्टीप्लाई अंदर करोगे, k आएगा = 5। 2 को उधर लेके जाओ, k = 5 - 2 = 3। आंसर आ गया। आसान था, बिल्कुल आसान था। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि सर जब यूनिक सॉल्यूशन था तो उस केस में आपने बताया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हाँ बिल्कुल सही बात है, नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना। देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा होना चाहिए था। किसके लिए भैया? सर ये होना चाहिए था यूनिक सॉल्यूशन के लिए। हाँ लेकिन इस बार तो उसने सॉल्यूशन साइड में दे ही दिया ना कि x = 2 y = 1 ये सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो हम क्यों सोचेंगे इसके बारे में, हम वही x और y की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर भी अगर हम यहाँ से सोचेंगे तो बच्चों यहाँ नॉट इक्वल का साइन आ रहा है। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1 यहाँ पे रखूंगा, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू k यहाँ पे रखूंगा। नॉट इक्वल का साइन आ रहा है तो k की वैल्यू इक्वल में तो आएगी नहीं, नॉट इक्वल में आएगी। उसने पूछा k की वैल्यू बताओ, तो k की वैल्यू अगर बतानी है सीधी सीधी यहाँ से निकाल लो जो दे के रखा है। अगर ना दे के रखता तब और कुछ सोचते, ठीक है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू दे के ही रखी थी, सॉल्यूशन दे के रखा था, तो सीधा सीधा k की वैल्यू पूछा था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये तो आसान था यार बहुत। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली सोल्व करना है। यार बहुत आसान है, इसमें क्या सोल्व करने वाला है। x और y की वैल्यू दी गई है, सॉल्यूशन पूछा है बच्चों। अगर x की वैल्यू आपको -3 दी गई है और y की वैल्यू आपको 2 दी गई है, तो सॉल्यूशन क्या होगा सर? -3, 2। x वाला पहले लिखा जाता है, y वाला बाद में हो गया सॉल्यूशन। फिर भी बोला है ग्राफिकली सोल्व करो, ग्राफिकली कर देते हैं। x की वैल्यू -3 कहाँ होगी? 1 2 3 सर ये रहा, x = -3 ये रहा।
y इक्वल टू 2 1 2 सर ये रहा y इक्वल टू 2। ग्राफिकली सोल्व करना था, ये रहा, ये वाला पॉइंट बनेगा -3,2 कर लेना, आसान है। 9th क्वेश्चन बोले इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात होगी, मतलब कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, फ्रैक्शन मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। लैंग्वेज लिख लेना, लिख लो, लेट अस एज्यूम दैट फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। बच्चों फ्रैक्शन की खास बात पता क्या होती है, दो पॉजिटिव होती है दोनों क्वांटिटी, ऊपर भी नीचे भी। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। उसने कहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं, नीचे से 1 माइनस कर देते हैं। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, रिड्यूस टू 1, 1 पे आके रुक जाता है अपना काम। अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं किसी फ्रैक्शन के, तो कुल मिला के फ्रैक्शन 1 बन जाता है। तो पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये x + 1 ऊपर ही लिखा रहने देते हैं, y इधर लेके जाता हूँ, ये y - 1 बन जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, y को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये x - y -1 उधर जाएगा, माइनस के 1 बन जाएगा, पहले से ही -1 था तो -1 -2 बन जाएगा। इक्वेशन पहली तैयार हो गई। अब ध्यान से देखो, आगे भी बोला है इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। कब होगा वो भी बताएगा। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में मतलब नीचे केवल 1 ऐड कर देते हैं तब 1/2 बन जाता है, ऊपर कुछ भी नहीं करना है। 2 को यहाँ लेके जाओ, ये बन जाएगा 2x, y + 1 को यहाँ पे लेके जाओ, ये बन जाएगा y + 1, y को उधर लेके आता हूँ, ये बन जाएगा 2x - y = 1। दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब मुझे लगता है आप कर सकते हैं यार, कर लेना, अब तो आसान है, डायरेक्ट सोल्व कर देना। माइनस माइनस का साइन चेंज करना है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2x में से 1x माइनस करना है, यहाँ से x बचेगा, ये 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी, माइनस करें ना, हाँ x की वैल्यू आ जाएगी 3 उठाओ, यहाँ पे रखो, 3 दूनी 6 माइनस करो 5 आ जाएगा, 3/5 आएगा, ठीक है। चेक कर लेना, सोल्व करूँ क्या यार, ये भी काम मेरे से कराओगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है ना बच्चों, यस। सारी रात जागो, काम करो, प्रभु का नाम लो, ठीक है। सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो। अभी तक इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो। ये मत पूछने लग जाना सर ये माइनस प्लस क्या कर रहे हो, पूछोगे तो भैया संकट में है 10th क्लास। ये गायब हो गया। -2x - x सर, माइनस के x बचेगा, -1 - 2 सर, -3 हो गया, ऐड हो गया, -3 बन जाएगा, माइनस से माइनस गया, अब x की वैल्यू 3 आ गई यार, सिंपल। ये 3 को उठा के इस वाली इक्वेशन में दे मारो, -3 उधर जाके +3 +3 - 2 1। अरे अभी तो मेरा तो 5 आया था, क्या गड़बड़ कर दिया हो कुछ, ठीक है। 5 आया था अभी जब मैं बोल रहा था शायद, चलो छोड़ो, कुछ क्या होगा। 3 यहाँ रखूँगा, उधर जाएगा माइनस, हाँ ठीक तो यार, ये 3 आ गया ना, हाँ माइनस से, हाँ ठीक है, x की वैल्यू 3 यहाँ पे रखेंगे, तो 3 उधर चले जाएगा, माइनस के हो जाएगा, -3 - 2 -5, y की वैल्यू आ जाएगी सर +5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या बन गया यार, ये तो कर सकते हैं आप, देखो ये मत, अब ये मत बोल देना सर समझ में नहीं आया। कैलकुलेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। 3/5 नीचे दिखाई दे रहा है क्या, टन टन, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। एक और वाला पार्ट भी है इसका, उसको भी ध्यान से देखो। आसान लिखा है, 4 इज द वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। 3x + y = 1 दिया गया है, दूसरी दी गई है, नीचे लिखता हूँ 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, पैरेलल वाली बनेगी। तो a1 ये रहा, a1/a2, सीधा सीधा करता हूँ अब देखो, = y की मल्टीप्लाई में क्या है 1, इधर y की मल्टीप्लाई में ये रहा, तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये रहा। चलो, तो जब 3 मेंबर दिए हों, हमने बताया था कोई भी 2 उठा के सोल्व कर दो। इन दोनों में इक्वल का साइन आ रहा है, यहाँ से k की वैल्यू इजीली निकल सकती है।
तो इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ 3k-1 इज इक्वल टू 1 2k-1 3k यहाँ से 2k इधर लेके आ जाओ 3k-2k 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो माइनस के 3 उधर लेके जाता हूँ +3 हो जाएगा, ये रहा 1 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे -1 ही रहेगा, 3 में से 2 गया 1 k बचेगा इज इक्वल टू 3 - 1 2 तो k की वैल्यू 2। किसी किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा सर हम इन दोनों को उठा के सोल्व करें, कर लीजिए, k की वैल्यू वो निकलेगी जो इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ से जब सोल्व करोगे 2k + 1 यहाँ पे लेके जाओगे, इसको सोल्व करोगे k-1, देखो यहीं पे आपका आंसर तो आ गया k की वैल्यू। फिर भी अगर आपको कभी कभी लगता है अरे मैं क्या लिख रहा हूँ छोड़ो, इसको इधर लेके जाओ डायरेक्ट 2k + 1 इज़ नॉट इक्वल टू, इसको यहाँ पे लेके जाओगे k-1, इसको इधर लेके आएंगे। अगर पहली बात तो जब इक्वल ही नहीं है क्यों करना है यार, फिर भी सोच लो, यहाँ पे लेके आएंगे 2k में से 1 k जाएगा, k बचेगा नॉट इक्वल टू, उधर लेके जाऊँगा -1 उधर जाएगा, एक और देखो +1 उधर जाएगा -1 ऑलरेडी है तो -2 आ जाएगा। k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती है, k की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं आ रही है, यहाँ की k की वैल्यू +2 के इक्वल आ रही है। अगर -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सोच लो ना, अगर -2 हो गया k की वैल्यू तो यहाँ पे -2 रखूँगा, -2 × 2 -4 -1 तो -5 बन जाएगा, तो -5 और ये x आ जाएगा। यहाँ पे रखूँगा -2 तो -3 बन जाएगा, -3y आ जाएगा। यहाँ पे रखूँगा -2 2 दूनी 4 -4 + 1 -3 ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर हम k की वैल्यू -2 मान लेते, हालांकि होगी नहीं, फिर भी अगर आपका मन कर रहा हो तो थोड़ी देर के लिए मान लो, पर ज़्यादा मन मत कराना, यहाँ यहीं k की वैल्यू इक्वल टू 2 बस यहीं छोड़ना। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, देखो 3/-5 1/-3 a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बन गया। तो ये तो कौन सा हो गया, यूनिक सॉल्यूशन वाला। हाँ, तो k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, अगर -2 होगी तो ऐसी इक्वेशन बनेगी। इसको ध्यान से देखोगे तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन वाली बन जाएगी, जबकि कौन सी है, नो सॉल्यूशन वाली, ठीक है, पैरेलल वाली। तो ये वाली नहीं हो सकती, तो आप ये मत करना, हमने बताया था बस ऐसे ही, आपको करना क्या नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों, ये भी आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। बोले 2 स्कूल हैं P&Q डिसाइडेड टू अवॉर्ड द प्राइज ऑफ देयर स्टूडेंट फॉर 2 गेम्स, हॉकी ₹X पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट ₹Y पर स्टूडेंट। 2 स्कूल हैं, क्रिकेट और हॉकी के गेम करा रहे हैं, और हाँ भाई जब गेम हो रहे हैं प्राइज़ कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अब स्टूडेंट जो हॉकी वाले हैं, एक स्टूडेंट को ₹X मिल रहे हैं, और जो क्रिकेट वाले हैं एक स्टूडेंट को ₹Y मिल रहे हैं। ध्यान से देखो, स्कूल P और Q उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो अपना P स्कूल है वो टोटल जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है 9,500 रुपये, वो एज अ प्राइस देने वाला है बच्चों को। अब बच्चों एक बात मेरे को बताओ, हॉकी वाले हैं और क्रिकेट वाले हैं, हॉकी वाले एक बच्चे को कितने रुपीस मिलेंगे सर, हॉकी वाले एक बच्चे को ₹X मिलेगा, जैसा क्वेश्चन में मेंशन है, एंड क्रिकेट ₹Y पर स्टूडेंट, और क्रिकेट वाले एक बच्चे को ₹Y मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो स्कूल Q है, Q स्कूल भी ऐसा ही सेम कर रहा है, बस Q स्कूल में अंतर ये है वो 7,370 रुपये एज अ प्राइस देने वाला है। उसमें भी ऐसा ही है कि जो हॉकी वाले हैं वो ₹X मिलेगा एक बच्चे को, क्रिकेट वाले को ₹Y मिलेगा एक बच्चे को, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अच्छा, अब बोला क्या है, बोला ये है, अब इसको ध्यान से पढ़ना कि स्कूल P डिसाइडेड टू अवॉर्ड अ टोटल ₹9,500 फॉर द 2 गेम्स, 2 गेम्स के लिए, टू 5 and 4 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली, 5 और 4 बच्चों को वो देंगे। 5 बच्चे और 4 बच्चे कौन कौन से गेम के हैं बच्चों, सबसे पहले हॉकी की बात की गई है तो हॉकी वाले हैं सबसे पहले 5, हाँ, उसके बाद 4 कौन से होंगे, क्रिकेट वाले। देखो ध्यान से देखो, रेस्पेक्टिवली लिखा है, उसका मतलब ये होता है पहले बात जो की गई है वो पहले से रिलेटेड है, दूसरी बात दूसरे से रिलेटेड है। तो 5 बच्चे जो हैं वो हॉकी वाले हैं, 4 बच्चे कौन से हैं भैया, क्रिकेट वाले, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है सीधा सीधा। तो भैया जो हॉकी वाले हैं, P स्कूल के जो हॉकी वाले हैं 5 बच्चे हैं, तो टोटल अमाउंट 5x हो जाएगा, कौन सा, हॉकी का। क्रिकेट का कितना होगा सर, एक बच्चे को Y मिल रहा है, टोटल 4 बच्चे हैं तो 4y हो जाएगा, और सारा अमाउंट मिला के वो बनने वाला है 9,500। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आसान था। सेम ऐसा स्टूडेंट जो सेम ऐसा ही होने वाला है Q वाले स्कूल के स्टूडेंट के बीच में, वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्रिकेट वाले Y, हॉकी वाले X,
और वहाँ पे बच्चे थोड़ा चेंज हुए हैं, 2 गेम से 4 एंड 3 स्टूडेंट हैं। 4 स्टूडेंट कौन से वाले हैं, इस बार 4 और 3 बोले हैं, पहले 5 और 4 बोला था, इस बार 4 हॉकी वाले हैं और 3 क्रिकेट वाले हैं। तो सबसे पहले पहली बात हॉकी की गई थी, तो 4 हॉकी वाले हैं, क्रिकेट वाले 3 हैं। तो कितने हो जाएंगे सर, 4x हो जाएगा प्लस उधर से 3y हो जाएगा, टोटल 7370। तो अब पूछा क्या क्या गया है, देखो पूछा क्या गया है, हालांकि जो पूछा गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन में वो यही होगा। बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, हो गया एल्जेब्रिकली, फर्स्ट खत्म। सेकंड वाले पार्ट में बोला है व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी, हॉकी के लिए क्या प्राइस अमाउंट है, उसने केवल हॉकी का पूछा, हम दोनों का ही निकाल के आपको देते हैं, दोनों को सोल्व कर लो। देखो ये 5 है, ये 4 है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 5 से 20 बन जाएगा, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 पंजे 20x, 4 चौक 16, 4 से करोगे 0 0, 4 पंजे 20, 4 से 4 नीम 36 और 2 38। ठीक है, यहाँ पे 5 है, पूरी में करनी होगी ना, 5 चौक 20, 5 से 5 दिया 15, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 5 से 35, 3, 5 से 15, 3 18, 1 7 पंजे 35 और 1 36। अब इसको सोल्व कर लेता हूँ, ये गायब ये गायब, ये गायब हो गया, 16 माइनस 15 1 y बचेगा, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 7 में 6 गया 1, y की वैल्यू आ गई 1150। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट, पहली इसको मान लो यार, चलो 1150 यहाँ पे रखते हैं y की जगह पे, तो 5x प्लस y की जगह पे रखूँगा 1150 इज इक्वल टू 9500। इसको सोल्व करो, आप कर सकते हैं। अब देखो आगे 5x प्लस 0, 5 चौक 20, 2, 4 एकम 4 2 6, 4 1 जा 4 इक्वल टू 9500, माइनस कर लो 5x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ तो 9500 में से माइनस करना होगा 4600। अब तो रफ कर दो, ये कितना आएगा, 5x इज इक्वल टू 0 0, 15 में 6 गई 9, तो 0 0 9, 8 में से 4 गया 4, और x इक्वल टू 5 नीचे लेके जाओ, 4900 डिवाइडेड बाई 5, पानी 45, पानी 48, 980 हो गया बच्चों। x की वैल्यू 980 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 1150। उसने कौन सा पूछा था सबसे पहले, सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द प्राइस अमाउंट हॉकी, हॉकी का कितना है 980। और वाले पार्ट में भी कुछ पूछा है प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर, किस गेम में ज़्यादा है, सर क्रिकेट में ज़्यादा है। क्रिकेट में देखो कितना है, ये है 1150, कितना ज़्यादा है ये भी पूछा है उसने, 1150 में से माइनस कर देते हैं 980, कितना आ जाएगा 270, हाँ 0 7, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखो ध्यान से, थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला है, बोले व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स, दोनों गेम से अगर 2 बच्चे आते हैं, ईच गेम मतलब दो बच्चे आते हैं दोनों ही गेम से। तो अगर दोनों गेम से आते हैं, एक्स वाला अपना था, एक वाई वाला था, ठीक है, वाई वाला क्रिकेट था, एक्स वाला हॉकी था, तो एक्स वाले हो जाएंगे क्रिकेट हॉकी वाले 2x हो जाएंगे और क्रिकेट वाले 2y हो जाएंगे। 2 बच्चे लेते हैं तो यही तो होगा, एक को x मिल रहा है तो 2 को 2x मिलेगा, ऐसा ही हॉकी में होगा, ऐसे ही क्रिकेट में होगा। दोनों को ऐड करके चेक कर लेते हैं टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। वही तो उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट ईच फ्रॉम 2 गेम्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है अभी निकालिए आपने, ये रहा 980, तो यहाँ पे रखेंगे 980, 2 मल्टीप्लाई 980 प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 1150, 1150 का 2 गुना 2300 हो गया, और 980 का 2 गुना करो 1000 तो वैसे ही हो गया, या 1160 हो जाएगा ना, ठीक है। 8 दूनी 16, 1 9 और क्या कर रहा हूँ 1900, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई भाई, हाँ 9 दूनी 1800 तो वैसे ही हो गया ना, और 8 दूनी 16 को, ठीक है, प्लस ये 2300 हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 0 6 12 4260 आंसर आ गया। इजी है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये वाला, आप नोट करो इसको ध्यान से, आसान ही था, कुछ नहीं था इसमें यार।
इक्वेशन बनानी था, सोल्व करना था, और क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बोला है कि अ फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, एक फादर 3 टाइम है उसकी सन की एज का। अब लैंग्वेज नहीं लिख रहा भाई, फादर की एज को x मान लेते हैं और सन की एज को y मान लेते हैं। कह रहा है जो फादर की एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर की एज जो है वो 3 टाइम है सन की एज का। इसको इधर लेके आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद वो बोलता है इन 12 ईयर्स टाइम। इन 12 ईयर्स टाइम का मतलब होता है 12 साल बाद। तो इन 12 ईयर्स, 12 साल में, यार 12 साल में कुछ तो बदलेगा। क्या बदलेगा? पापा की एज भी बदलेगी, लड़के की एज भी। फादर एज हो जाएगी x प्लस 12 और सन की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 12। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन एज। तो जो पिताजी होंगे वो 2 गुना हो जाएंगे उसकी सन की एज का। ये लो 2 गुना कर दिया, x 2y की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 2 की मल्टीप्लाई y में इधर आ जाएगा माइनस के 2y। 12 दूनी 24 और ये 12 उधर जाएगा, 24 में से 12 गए 12। 2 इक्वेशन बन गई, उठा के दोनों को सोल्व कर दो। और प्रेजेंट द सम ऑफ देयर प्रेजेंटेज, उनकी प्रेजेंटेज का सम पूछा है। जब दोनों को सोल्व करोगे, मैं सोल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऑन सोल्विंग, सोल्व आप खुद कर लेना। जब दोनों को सोल्व करोगे x से x गायब हो जाएगा, ठीक है, इधर y बचेगा, ठीक है, y बचेगा ना, हाँ, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये यहाँ से y बचेगा, यहाँ से 12 है तो 12 आ जाएगा। तो भैया y की वैल्यू 12 आएगी, 12 तिया 36, x की वैल्यू 36, तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी 12। सम पूछा था उन्होंने, सम कर लेना, तो सम आ जाएगा 48। आंसर 48 है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे यहाँ तो स्पेस है, अभी तो कर लेंगे। इसका आंसर चेक करके बताओगे तो नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी के चक्कर में कभी गड़बड़ हो गया हो। कहाँ है हमारा आंसर, कहाँ है? टन 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 टन। 1 मिनट रुको बच्चों। हाँ 48 यार, चलो ठीक है, 36 12 36 12, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, अभी तो बताया था बहुत सारे सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। हाँ यही बताया था। तो डायरेक्ट कर दूँ? कर दो सर। और बहुत सारे सॉल्यूशन में तो इक्वल होता है ना, हाँ, नॉट इक्वल आ जाता है लास्ट में, तो पैरेलल बन जाता है, नो सॉल्यूशन। कर सकते हैं 3/k इज इक्वल टू 10/30 इज इक्वल टू 8/24। कोई सी भी दो उठाओ, इन दो को उठाए कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, या तो इन दोनों को उठाओ या इन दोनों को। k की वैल्यू क्योंकि इनमें ही है, जब मैं इन दोनों को उठाऊंगा 0 से तो 0 गायब कर दो, ये इधर लेके जाओगे, 3 3 9, ये इधर लेके जाओगे, k की वैल्यू आ गई 9। इतना आसान, इतना ही आसान था रे। आ रही है क्या 9? बिल्कुल आ रही है, ऑप्शन नंबर बी। चलो 13 द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। भाई हम नहीं कर रहे, खुद कर लेना। x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, मतलब दोनों को सोल्व करना है। और सोल्व करना ही क्यों है तुम्हें, नीचे ऑप्शन में दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बारी बारी से वैल्यू पुट करके देखो, जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर। पहले वाला रख के देखता हूँ, 32x दिया गया है, देखो 32x प्लस 33y है, यही है ना, हाँ, और इज इक्वल टू कितना है 34। ऑप्शन नंबर ए में चेक करो, -1 और 2 दिया गया है, x की वैल्यू -1 -1 यहाँ रखेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 32 में होगी, -32 बन जाएगा। 2 यहाँ रखूँगा, 33 दूनी 66 हो जाएगा, 2 ही है ना, हाँ 66 हो गया। 66 में से 32 जाएंगे, 34 से तो बचेगा, ये दे रखा है RHS। तो भैया ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है पहली वाली के लिए। दूसरी वाली के लिए, दूसरी वाली है 33x प्लस 32y बराबर 31, ठीक है। -1 यहाँ रखेंगे, माइनस के 33, यहाँ पे 2 रखूँगा, 32 दूनी 64, माइनस करो, 64 में से 33 गए, 31 ही आएगा। यार ये तो एक्यूरेट हो गया, यानी जो -1 2 है, जो पहला ऑप्शन है वो पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही इसका आंसर है। तो दोनों को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो सोल्व मत करना, डायरेक्ट ऑप्शन रख के उधर चेक कर लेना कौन सा दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम एक्यूरेट है। चलो 14th स्पेस चाहिए, रफ करना होगा, 14th की तरफ बढ़ते हैं।
क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 14 में? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल द इक्वेशन ऑफ द वन लाइन्स इज। देखो एक इक्वेशन दी गई है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? चार ऑप्शन है, चार में से एक होगी। अच्छा कौन सी होगी ये चेक करना है। उससे पहले देखो पहले ही दिया गया है टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल वाला केस कौन सा था? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब वो वाली लाइन चेक करो जो लाइन इसके साथ मिलके ऐसी कंडीशन बना रही हो। बिल्कुल सही है, ध्यान से देखो ये 3 है, a1 इसको मानो, b1 इसको मानो और c1 ये रहा। ऑप्शन ए चेक करें क्या? देखो मैं चेक कर लूँ पहले 1/3, तो पहले तो नहीं हो सकता, दूसरा चेक करता हूँ। 3 चौक 12, 2 चौक 8, दूसरा भी नहीं हो सकता, वो डी नहीं हो सकता, बी चेक करता हूँ। 3 चौक माइनस के और ये माइनस माइनस प्लस, ये भी नहीं हो सकता। सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। सी वाले ऑप्शन में माइनस के 12x प्लस के 8y बराबर 7 दिया गया है। इसको a2 मानता हूँ, इसको b2 मानता हूँ, इसको c2 मानता हूँ, ठीक है। a1/a2 करता हूँ, 3 माइनस के 12, कुल मिला के 3 चौक 12, 3 चौक 12 माइनस ऊपर लगा देते हैं। b1/b2 करता हूँ, b1 कितना है? माइनस के 2/8, 1/4 माइनस के 2 चौक 8, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। c1/c2 5/7 इक्वल नहीं आएगा। c1/c2 5/7, देखो a1/a2 ये रहा, b1/b2 ये रहा, तो a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो इक्वल हैं। b1/b2 निकाला था ये, तो a1/a2 माइनस 1/4, b1/b2 माइनस 1/4, a1/a2 b1/b2 दोनों इक्वल है, c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यही है पैरेलल वाला। तो ये वाली इक्वेशन इसके साथ मिलके पैरेलल बना लेगी, यही अपना आंसर। समझ रहे? आप बारी बारी से करके देखना, बस थोड़ा सा हमने सीधा जल्दी जल्दी कर दिया, ठीक है। और जल्दी जल्दी क्या करना, सोचो ना यार, ये वाली इक्वेशन में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जो फर्स्ट ऑप्शन है दोनों ही प्लस है, तो जब दोनों प्लस है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, और ये जो गिवन है इसमें एक प्लस एक माइनस है, तो कभी भी नहीं हो सकते ना। हाँ दूसरे में दोनों ही माइनस है, ये भी नहीं हो सकता, तो साइन देखना पड़ेगा ना। हाँ फर्स्ट ये वाली इक्वेशन में एक प्लस एक माइनस है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में ही है जहाँ पे एक प्लस एक माइनस है। ध्यान से देखो x वाला टर्म नेगेटिव है, y वाला टर्म पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस आ रहा है इसमें, तो यही वाला ऑप्शन सीधा सीधा भी कर सकते हैं, यही वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन में या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है। कैसे काम चलेगा? कैसे भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो आसान था ना। वो वाली क्वेश्चन ढूंढ लो जो a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 बना रही हो गिवन लाइन के साथ। 15 की तरफ 15 में बोला है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। हा मान लो फ्रैक्शन हमारा x/y है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। कहता है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर दोनों का सम इज इक्वल टू कितना है? 18। पहली इक्वेशन बन गई। ओके आगे, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 2, अगर डिनोमिनेटर को 2 बढ़ा देते हो, न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को 2 इंक्रीज कर देते हो, द फ्रैक्शन रिड्यूस 1/3, फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। सोल्व कर लो, 3 यहाँ पे लेके जाओ 3x, इसको यहाँ पे लेके जाओ y + 2, यहाँ पे लेके आओ 3x - y इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन, पहली ये रही दूसरी ये रही, दोनों को सोल्व करते हैं। इसके नीचे रखो x + y इज इक्वल टू 18, कर दोगे अब तो ये कैंसिल, 3 और 1 4, 18 और 2 20, 4 × 5 = 20, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। उठा के इसमें इसी में रख देना, 5 यहाँ रखोगे, 5 × 15, 15 उधर जाएगा, 2 - 15 कितना आ जाएगा? -13, तो y की वैल्यू प्लस की आएगी क्योंकि एक माइनस ये रहा। आप सोल्व कर लेना भाई इसको, फ्रैक्शन बन गया 5/13, आंसर आ गया। रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेल लेने गया रे बचपन। क्वेश्चन 16, केस स्टडी है बट आसान है। केस स्टडी आसान नहीं आती है, बस बड़े बड़े क्वेश्चन देख रखते हैं। काम की बात पढ़ो। अ शॉपकीपर, अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन द रेंट, रेंट पे किताब दे रहा है भाई। ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ बुक्स, कई सारी बुक हैं उसने दिया गया है, स्टोरी वगैरह की जो भी है। ही टेक्स अ फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस लेता है फॉर द फर्स्ट 2 डेज, शुरू के 2 दिन का फिक्स प्राइस है। मान लेते हैं जो शुरू के 2 दिन का फिक्स प्राइस है वो x है। अरे कुछ ऐसी बात होगी, मान लो आपने 10 दिन के लिए किताब ली, 2 दिन का तो प्राइस फिक्स है, बाकी 8 दिन का कुछ अलग होगा, तो फिक्स प्राइस को हम x कंसिडर कर लेते हैं। फिक्स प्राइस कितना है सर, उसको ही हम सबसे पहले x मानते हैं, ठीक है।
एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डेज, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता जाएगा हर एक दिन का। अब हाँ ठीक है, अमृता पेड 22 फॉर बुक, जो एक भाई अमृता लड़का पता नहीं लड़की जो है उसने 22 रुपये पे किए और 6 दिन तक किताब रखी एंड केप्ट इट फॉर 6 डेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अमृता की बात कर लेते हैं, AMR अमृता की बात करते हैं। सबसे पहले 6 दिन के लिए किताब रखी, 2 दिन का प्राइस तो फिक्स है X। हाँ, अब मान लेते हैं एडिशनल चार्ज उनका Y है, एडिशनल चार्ज फॉर द पर डे कितना मान लेते हैं, एडिशनल चार्ज फॉर द पर डे हम मान लेते हैं Y है, ठीक है। 6 दिन के लिए किताब रखी, 2 दिन का तो X ही था, बचे 4 दिन, 4 दिन का कितना हो जाएगा 4Y, क्योंकि 1 का Y है एडिशनल चार्ज, तो 4 का 4Y हो गया। अब सारा मिला के कितने रुपए पे किए उसने 22, तो पहली क्वेश्चन तैयार। आगे एक लड़की और है राधिका, तो राधिका जी के बारे में बात की गई है, कहा है कि 16 रुपये पे किए हैं, तो राधिका जी ने टोटल 16 रुपये पे किए हैं। 4 दिन के लिए किताब रखी है भैया, 2 दिन का तो X है, बाकी 2 दिन बचे हैं उसका 2Y हो जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन तैयार हो गई, ठीक है। अरे उसने बोला एज्यूम दैट फिक्स चार्ज X, हाँ ठीक है, उसने भी बोला फिक्स चार्ज X ही बोला था और एडिशनल Y हमने वही पहले से ही मान लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय द राधिका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाई, बताओ राधिका वाला कौन सा, सर राधिका वाला ये रहा X + 2Y = 16, ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है, ठीक है, पहला खत्म। दूसरा सिचुएशन बतानी है अमृता वाली, अमृता वाली कौन सी है भाई, X + 4Y वाली = 22, यानी ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द फिक्स चार्ज फॉर ए बुक, बुक के लिए फिक्स चार्ज कितना है, दोनों को सोल्व कर लो पता लग जाएगा कितना है फिक्स चार्ज, समझ रहे हैं क्या। हाँ कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा, व्हाट आर द फिक्स चार्ज फॉर अ बुक, बुक के लिए फिक्स चार्ज X वाला है तो X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सोचो इसमें 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ तो 2X बन जाएगा, ये 2 दूनी 4Y, ये 16 दूनी 32, उसके साथ सोल्व कर लो, उसको नीचे रखो, माइनस 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 ये उड़ गया, 2X में से 1X गया, X बचा, 32 में से 22 गया, 10 बचा, तो X की वैल्यू 10, अपना फिक्स चार्ज 10 आ गया, ऑप्शन नंबर बी है शायद। चलो ये भी खत्म हो गया। व्हाट आर द फिक्स चार्ज फॉर, हाँ ये तो था, ठीक है, वापस से पढ़ दिया। व्हाट आर द एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज पूछा है, X की वैल्यू 10 आ गई, 10 को उठा के यहाँ पे दे मारो, 10 उधर चला जाएगा, 22 - 10 कितना हो गया 12, 4 से डिवाइड करोगे 4 × 12, Y की वैल्यू 13, 4 × 12 3, ठीक है। तो 3 कौन सा ऑप्शन है, डी, ये भी हो गया। चलो आगे, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days, 2 दिन और ज़्यादा 2 more days। अब इसको ध्यान से सुनो, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, दोनों से कितना टोटल अमाउंट पे किया जाएगा, है ना। इफ बोथ ऑफ देम, दोनों, केप्ट द बुक फॉर 2 more days, 2 दिन और ज़्यादा अगर रखती हैं। यार एक बात बताओ मेरे को, जो अमृता जी हैं वो 6 दिन रख रही थी, अब 2 दिन और आगे लेके जाओ तो 8 दिन हो जाएगा, तो 8Y है ना, 8Y क्या, 8Y तो होगा। सुनो ध्यान से देखो, अभी समझाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5th। सबसे पहले जो अमृता जी थी वो कितने दिन रख रही थी बच्चों, अमृता जी 6 दिन, ठीक है, 6 दिन किताब रख रही थी, अब 2 दिन और ऐड करने तो 8 हो जाएगा अमृता जी का, ठीक है। राधिका जी कितने दिन रख रही थी, 4 दिन, अब कितना हो जाएगा राधिका जी, 6 हो जाएगा राधिका जी का, ठीक है। अब सोचो, अब दो दिन हमने ऐड कर दिया तो इतना हो गया, अब टोटल अमाउंट निकालो उनका, 8 दिन उसने रखा, 2 दिन का तो फिक्स हो गया X, बचा 6, तो 6Y हो गया, बिल्कुल सही बात है। ये किसका हो गया, अमृता का, प्लस राधिका का ऐड कर लेते हैं, 6 दिन का है ना, 2 दिन का तो फिक्स हो गया X, 4 दिन बचे 4Y, बिल्कुल सही बात है। X और X 2X हो गया, 6 और 4 10Y हो गया। X की वैल्यू उठा के यहाँ से रखो, 10 थी, यहाँ पे रखोगे 10 दूनी 20, Y की वैल्यू 3 यहाँ पे रखोगे 30, 50 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, बेहद आसान था, नोट इट डाउन फास्ट। समझ में आया ना तुम्हारे ये वाला, 2 दिन ज़्यादा हो गया, एक 8 हो गया, राधिका का 6, 8 में 2 दिन का फिक्स है X, 6 दिन रहते हैं 6Y, राधिका का भी 6 में 2 दिन का फिक्स है, 4 दिन रहते हैं 4Y, सबको ऐड किया, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 सेम क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, देखो ध्यान से। बोला है
इज द इक्वेशन kx माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइन्स एट द यूनिक पॉइंट, एक पॉइंट, देन वैल्यू ऑफ के, एक पॉइंट आ रहा था ना, ये वाला एक पॉइंट, एक सॉल्यूशन ही तो आ रहा था, के की वैल्यू निकालनी है। हाँ वही वाला सवाल आ गया, देखो ध्यान से, kx माइनस के 2y इक्वल टू 3 दिया है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, बोला यूनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, अगर यूनिक है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 3, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू माइनस के 2, b2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 मान लेते हैं। देखो इसमें x और y की वैल्यू नहीं दी गई है। एक क्वेश्चन पहले आया था जिसमें x और y की वैल्यू दी गई थी तो हमने k की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं दी गई है साइड में कि भाई जो यूनिक सॉल्यूशन है वो क्या है। अगर नहीं दी गई है तो अपना मेथड से चलते कि भाई इस मेथड से चलेंगे कि भाई यूनिक सॉल्यूशन अगर इसमें दिया गया है तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रखेंगे, वहाँ से चेक कर लेंगे कि भैया k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। नॉट इक्वल आ रहा है ना तो 3 इधर लेके जाते हैं, 3 2 जा 6, k इज नॉट इक्वल टू माइनस के 6, k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। उसके अलावा आप रख लो जो तुम्हारा मन करता है, ठीक है। बस यही ऐसे ही करना है, इसमें आसान है तो कुछ नहीं है, बस यही था। देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या हो सकती है सर, k की वैल्यू माइनस 6 नहीं हो सकती। बस यहाँ पे माइनस अगर 6 रख दोगे तो 3 2 जा 6 और ये भी 2 आ गया, ये भी माइनस 2 आ जाएगा, ये भी माइनस 2, माइनस 6 रखोगे ना, 3 2 जा माइनस के 2 माइनस के 2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो माइनस 6 वाले केस में इक्वल बैठ रहे हैं, इस वजह से k की वैल्यू माइनस 6 नहीं हो सकती। उसके अलावा जो मन करे वो रख दो, ठीक है। तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस 6, तो k की वैल्यू माइनस 6 नहीं हो सकती। उसके अलावा इट कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट माइनस 6। चलो आसान था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। ये तो आसान है, तुम ट्राई करना भाई। चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इक्वेशन बना के देता हूँ। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं x, सन की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं बच्चों y। कहा कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। जो फादर की एज है मतलब जो x है वो कितना है, 3 ईयर मोर, 3 साल ज़्यादा है। लो या 3 साल ज़्यादा है, 3 ईयर मोर देन 3 ईयर मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। उसकी सन की एज के 3 टाइम के 3 साल ज़्यादा है। 3 ईयर मोर 3 टाइम, तो पहले 3 टाइम करो उसके बाद 3 ज़्यादा करो, ठीक है। x 3 इधर लेके आओ, 3y, तो 3y लेके आते हैं इधर इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। कोई दिक्कत आपत्ति आपको नहीं, ठीक है। जो फादर की एज है वो 3 ज़्यादा है 3 टाइम के, तो 3 टाइम के 3 ज़्यादा कर लिया। आगे बोले 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद, ओहो 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। सोचो यार 3 साल के बाद क्या होगा। फादर की एज हो जाएगी x प्लस 3, सन की एज हो जाएगी y प्लस 3, और क्या होता यही होगा, ठीक है। ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख पा रहे, दिखाई दे रहा, ठीक है चलो सही है। तो भाई फादर एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। उसकी सन जब भाई 3 साल के बाद जो सन की एज y प्लस 3 बनी है, 3 ईयर हैंस द एज ऑफ फादर विल बी 10 ईयर मोर देन, इससे 10 साल ज़्यादा, 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। सन की एज के ट्वाइस के 10 साल ज़्यादा करोगे जब जाके फादर की एज बनेगी 3 साल बाद, समझ रहे हैं। 3 साल बाद तो एज ये रही और ये रही, तो 3 साल बाद जो फादर की एज है ये सन की एज के 2 गुने के 10 ज़्यादा है। यहाँ पे 3 गुना के 3 ज़्यादा थी। 2y इधर लेके आते हैं, x माइनस 2y, 3 दूनी 6 और 10 16, 3 उधर जाएगा, 16 में से 10 गए, 10 कह रहा हूँ, 16 में से 3 गए 13। दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आंसर निकाल लेना, बस इतना ही करना था। कर लोगे आप लोग अब तो, ठीक कर लेना भाई। अब इसको तो मैं कर देता हूँ यार, x माइनस 3y इक्वल टू 3 यहाँ पे रखेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 3, ये फर्स्ट है हमारी। सोल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 3 में से 2 गया 1y, 13 में से 3 गए 10, y की वैल्यू 10 आ गई, 10 को यहाँ रखो, 10 दूनी 20, उधर चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा 20 और ये 10 33 हो जाएगा, x की वैल्यू 33। तो फादर 33 साल के और सन 10 साल का है, ठीक है। आसान है, नोट इट डाउन फास्ट। इसमें लिख लेना आप, इसमें भाई फॉर एनी रियल वैल्यू
एक्सेप्ट एक्सपेक्ट 6 के अलावा कोई भी रियल, माइनस के 6 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखो, आसान है यार, थोड़ा सा बड़ा है बट आसान है। बोला अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपनी ट्रेन, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड को मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड हमने मान लिया, ठीक है। इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर आवर फास्टर, ये तो बाद की बात है। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड हमने x मानी है, डिस्टेंस हमें नहीं पता, वो तो कुछ डिस्टेंस चल रही है। टाइम मान लेते हैं भैया t1 लगा है, नॉर्मली अगर वो चल रही है x स्पीड से तो टाइम कितना मान लिया t1 को इधर लेके जाता हूँ, x को नीचे लेके आता हूँ तो d अपॉन x हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऐसे कर सकते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो है, इसको यहाँ लेके जाओगे, x को नीचे लेके आओगे तो t1 आ गया d अपॉन x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा कर दे, स्पीड ज़्यादा कर दे तो टाइम कम लगेगा। नाउ इफ स्पीड इज इक्वल टू 6 ज़्यादा कर दिया, पहले x थी अब x प्लस 6 हो गई, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, लेट टाइम इज इक्वल टू t2, टाइम कितना लग रहा है भाई t2, तो t2 की वैल्यू कैसे निकालोगे सर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये तो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम यहाँ पे लेके गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना आएगा t2 इक्वल टू, सर डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही है d, हाँ, डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है सर, स्पीड x प्लस 6 है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला सोचो ना, ये वाला टाइम ज़्यादा होगा कम होगा, यार स्पीड अगर बढ़ गई ये वाला टाइम तो कम होगा, सर ये वाला टाइम ज़्यादा होगा। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे, ये वाली स्पीड जो है, ये वाले टाइम की स्पीड ज़्यादा है तो ये वाला टाइम कम लगा होगा ना, ये स्पीड थोड़ा कम है इसके कंपैरिजन में तो ये वाला टाइम ज़्यादा है। उसने बोला है इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, जो शेड्यूल टाइम था उससे 4 घंटे क्या कम ले रहा है, तो ये टाइम ज़्यादा है ये टाइम कम है। ऐसा हो सकता है मान लो ये 6 घंटे, तो ये कितने घंटे रहे होंगे, 2 घंटे, 4 घंटे का फ़र्क आ रहा है ना। उसने बोला 4 आवर लेस, तो अगर ये 6 घंटे में ये वाला टाइम अगर 6 घंटे है तो ये वाला टाइम 2 घंटे होगा, तभी तो 6 में से 2 जाएगा, 4 घंटे का अंतर आएगा ना। हाँ ये वाला टाइम कम है, कितना कम है, 4 घंटे कम है। अब इसको ध्यान से देखो, नाउ ये वाला टाइम कम है, ये वाला टाइम ज़्यादा है, दोनों का अंतर कितना आएगा, 4 आएगा, वो हमने आपको बता दिया। अगर मान लो ये 12 घंटे लेता है तो ये वाला 4 घंटे कम लेगा, यानी 8 घंटे, ये वाला जो टाइम होगा वो 8 होगा, ये वाला अगर 12 होगा ये वाला 8, 12 में से 8 गए 4, तो t1 माइनस t2 कितना आएगा सर, वो आएगा 4 का अंतर। t1 कितना है d बटे x और t2 कितना है सर d बटे x प्लस 6 इज इक्वल टू 4। ऊपर से d कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे जब d कॉमन आ जाएगा ऊपर 1 अपॉन x बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 4। लाइन ड्रॉ कर लो पहले ही, इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके जाओ, x प्लस 6, इसको यहाँ पे माइनस के x। सोल्व करने का तरीका ये भी तो होता है, एक x प्लस 6 ऐड ही तो कर रहे हैं, इज इक्वल टू 4। x से x गायब हो गया, केवल 6 बचा और ये d मल्टीप्लाई होकर 6d बन जाएगा, नीचे x प्लस 6 उधर चला गया तो 4x और ये x प्लस 6, कोई दिक्कत। अब यहीं पे आप लोग रुक जाओ थोड़ी देर, आगे पढ़ते हैं क्या कुछ दिया गया है। बोला है इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, रुक जाओ उससे पहले बताए, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन को कम कर दें उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दें ना। अब देखो अगर स्पीड हम कर देते हैं कम, यानी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर कर देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा की थी तो इस बार मैं टाइम को लेट कर लेता हूँ t3, मान लो टाइम t3 लगा और कितना आएगा सर, टाइम t3 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है x माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम। सोल्व क्या करना है देखो ध्यान से, ये t3 हो गया। अगर ऐसा होता है इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, तो 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे, मतलब ये वाला टाइम ज़्यादा है, स्पीड अगर कम हो गई टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ कितना टाइम ज़्यादा है सर, ये 6 घंटे ज़्यादा है, किससे, शेड्यूल टाइम से दिया गया होगा। हाँ तो शेड्यूल टाइम इतना था, इससे 6 घंटे ज़्यादा है, मतलब ये टाइम ज़्यादा है। अगर ये 3 है तो ये 9 है, हाँ तो इसमें से इसे माइनस करके कितना आएगा बच्चों, 6, तो t3 माइनस t1 कितना हो गया 6, t3 ये रहा
डी अपॉन एक्स माइनस 6 में से माइनस करेंगे 1 अपॉन एक्स, डी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। डी ऊपर से कॉमन लो, इसको सोल्व कर लेते हैं फिर। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 6 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। इसको यहाँ पे लेके जाओ, x इसको यहाँ पे माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 6, x माइनस 6 और साथ में ये वाला x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं 6 किलोमीटर पर आवर को, समझ तो जाओगे ना आप लोग। देखो ये वाला x, ये वाला x गायब, ये 6d बचा है। 6d इज इक्वल टू एक्स माइनस 6x उधर चला जाएगा तो 6 और ये x और ये x माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी डिब्बे में बंद करो। अब ध्यान से देखो, एक डिब्बा ये रहा, एक डिब्बा ये रहा, इन दोनों को मैं सोल्व करता हूँ। थोड़ा इधर रफ करते हैं, ये तो आसान था सवाल भाई, 9th क्लास का क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस वाला। 2 इक्वेशन बनानी थी लीनियर, एक ये रही x और d में, एक ये रही x और d में, दोनों को सोल्व करते हैं उठा के। देखो ध्यान से, इस वाली इक्वेशन को मान लेना कैपिटल A, इस वाली को मान लेना कैपिटल B। उसके बाद लिखना ऑन सॉल्विंग कैपिटल A एंड कैपिटल B। यार ये 6D है ना, ये भी 6D है, दोनों 6D हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो भैया ये दोनों भी बराबर रहेंगे। जब भैया LHS 6D है तो RHS भी, जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल रही होगी। या फिर एक काम कर लो, ये 6D है ना, 6D की वैल्यू ये रही, इसको उठा के यहाँ दे मारो। 6D की वैल्यू, ये जो 6D है ये रहा 6D की वैल्यू ये रही, यहाँ से उठाओ यहाँ रखते हैं तो आ जाएगा 6x, x माइनस 6 बराबर 4x, x प्लस 6। x से x गायब हो गया। गड़बड़ तो नहीं होगी भाई कुछ? अरे भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? कोई ना हो बस ये। चलो सोल्व करते हैं। ये 6x 6 छंग 36 इज इक्वल टू 4x प्लस 6 चौक 24। इधर लेके आते हैं, 6x में से 4x जाएंगे माइनस हो जाएगा ना 2x, 36 उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। उधर जाके प्लस हो जाएगा ना 36 और 24 60, 2 से डिवाइड लगाओगे 30। तो x स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या स्पीड ही निकालनी थी? नहीं, हमें निकालना था लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा कितना था? देखो ना, डिस्टेंस सर यहाँ से निकाल सकते हैं ना, यहाँ से निकाल लो। पुट इन बी में रखो। बी कितना है सर? 6d बराबर 6x, x माइनस 6 से तो 6 गायब हो गया। d बराबर x की वैल्यू 30 है, 30 माइनस 6, 30 में 6 गया 24, 30 मल्टीप्लाई 24, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 7, 24 तिया 72 होते हैं। ये इतना किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई। आसान था, बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं है भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्पीड और डिस्टेंस का खेल चलना है। फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 आसान है यार, देखो ध्यान से। बोला है द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो दोनों एंगल मान लो, एक x मानो एक y मानो, और ये भी मान लो कि x y से बड़ा है। ठीक है, कोई तो बड़ा होगा कोई छोटा होगा। सप्लीमेंट्री है तो दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। बिल्कुल सही बात है। बोला है कि लार्जर एंगल, लार्जर हमने x माना है, लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाई 18, मतलब स्मॉलर एंगल को 18 ज़्यादा, स्मॉलर एंगल में 18 ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो लार्जर एंगल बन जाता है। यही है, y इधर लेके आओ, x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो इक्वेशन नंबर 1 ये इसको 2 मानो, इसको फर्स्ट मानो, दोनों को सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो एंगल से कैलकुलेट करने थे। 21 ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो। अ फादर्स एज इज 3 टाइम द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। उनकी 2 चिल्ड्रन की एज का जब सम करोगे तो पापा जी की एज बन जाएगी। चिल्ड्रन की एज मानो x और y, प्रेजेंट एज मान लेते हैं चिल्ड्रन की x और y है। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? फादर्स प्रेजेंट एज सर ये हो जाएगी दोनों चिल्ड्रन की एज का एडिशन। उसने बोला है ना कि a father's age is 3 times the sum of the ages of 2 children। 3 times the sum of ages मतलब 3 टाइम भी करना है। अब ठीक है, मतलब एज के सम का 3 टाइम है। ठीक है, प्रेजेंट एज इतना हो गया। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। अब देखो आफ्टर
5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या होगा यार? 5 साल बाद जो सन्स की एज होगी 2 है ना, हाँ, जो सन्स एज होगी वो कितनी हो जाएगी? एक की तो x+5 हो जाएगी और दूसरे वाले की y+5 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और जो पापा जी की एज है वो कितनी हो जाएगी? फादर से एज वो कितनी हो जाएगी सर? फादर से एज हो जाएगी, ये थी ना, हाँ। अब कितनी हो जाएगी अब 5 साल बाद? सर इसमें 5 ऐड कर दो। समझ रहे हैं क्या आप लोग बात को? थोड़ा समझने की कोशिश करो। पहले तो x और y माना, फादर की एज कितना है? दोनों के सम का 3 टाइम है, खत्म कहानी। उसके बाद 5 साल बाद, चलो 5 साल बाद सन की एज कितनी होगी? एक की x+5, दूसरे की y+5, ठीक है। फादर की एज कितनी होगी? सर ये तो प्रेजेंट एज थी 3x+5, उसमें 5 ऐड कर दो, 5 साल बाद 5 इंक्रीज हो जाएगी ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखो, आगे आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। जो फादर की एज होगी जो कि 3x+y+5 है, वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस के 2 टाइम के, उनकी एजेस के सम के 2 टाइम के। उनकी एज ये है, इनका सम ये आएगा, इसके 2 टाइम के। समझ रहे हैं ना? 5 साल बाद जो पापा जी की एज है वो दोनों जो सन की एज का एडिशन है उनके 2 टाइम के बराबर है। इसको सोल्व कर लो। ये 3x + 3y+5 = 5 और 5 10, 10 दूनी 20, ठीक है। x+y और 2 की मल्टीप्लाई तो 2x + 2y हो जाएगा। कर लेना सोल्व थोड़ा थोड़ा जल्दी अपने हिसाब से। 3x से 2x इधर आएगा तो x बचेगा, 3y है 2y इधर आएगा तो माइनस होकर y बचेगा, 5 उधर चले जाएगा, 20 - 5 तो बच्चों 15 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बन गई एक, ठीक है। अब उसने क्या बोला था? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की प्रेजेंट एज निकालनी है। सोचो, फादर की प्रेजेंट एज ये है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, PAF एग्जाम में मत लिख देना। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है सर? 3x+y है, 3x+y, x+y कितना है? 15, 15 यहाँ पे रखोगे, 15 × 3 = 45, 45 ईयर्स प्रेजेंट एज आ जाएगी फादर की। आसान था, बिल्कुल आसान था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, बस एक इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 23 क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। P और Q में रिलेशन कैलकुलेट करना है। अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 दी गई है, y की वैल्यू 1 दी गई है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशंस। 2 इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अभी तो क्या था ऐसा क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में जरा x की वैल्यू 3 रखो, सर ये रही, और y की जगह पे 1 रखो, -4 × 1 + p = 0। कोई दिक्कत है क्या? ध्यान से देखो ना, x की वैल्यू हमने 3 रखा है, y की वैल्यू हमने 1 रखा है, तो -4 ही हो जाएगा। ये 3 3 - 4, माइनस का 1 उधर चला जाएगा, प्लस का 1, p की वैल्यू 1 आ गई। दूसरी वाली इक्वेशन में रखता हूँ, x की जगह पे 3, 2 × 3 प्लस y की जगह पे 1 रखते हैं, -q और -q2 = 0, ऐसा कुछ दिया गया है। 3 दूनी 6, ये 6 बन गया, ठीक है। 6 और 1 ये रहा, तो 7 हो गया, हाँ 7 हो गया। 7 - 2 5 हो गया, उधर चला गया -5, तो q की वैल्यू आ गई -5। नीचे दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा रफ करके लिख देता हूँ, चलो रफ ही कर देता हूँ, 1 मिनट रुको, गंदा होगा वरना। इधर रखता हूँ, देखो दूसरी वाली इक्वेशन 2x + y - q - 2 है ना, तो x की वैल्यू कितने रखेंगे? 3, तो 2 × 3 प्लस y की वैल्यू 1, -q - 2 = 0, 3 × 2 = 6 + 1 -q - 2 = 0, 6 और 1 7 में से 2 गया 5, 5 उधर चला जाएगा तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, q की वैल्यू आ गई 5। अरे यार p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू p की वैल्यू के 5 टाइम नहीं आ रही क्या? हाँ सर, देखो कैसे भाई, 5 है, इसकी मल्टीप्लाई में 1 लिख लेना, 5 × 1 = 5 ही आएगा, q = 5, 1 मतलब 1 की वैल्यू सर, वो p की वैल्यू कितना है 1, तो 1 की जगह पे p लिख दे, तो 5 टाइम है q की वैल्यू। ये रिलेशन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, q - 5p = 0। आगे 23, लास्ट क्वेश्चन 23, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं सर, बहुत सारे एक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता था। a की वैल्यू देखो, a1 की वैल्यू सर 2 है,
a2 की वैल्यू ध्यान से देख k माइनस 1 है, जो x की मल्टीप्लाई में लिखा है, x की मल्टीप्लाई में k माइनस 1 लिखा है दूसरी वाली क्वेश्चन में। y की जगह पे आ जाओ, y की जगह पे क्या होता था, मतलब y का कोफिशिएंट b1 और दूसरी वाली का b2। b1 3 है, b2 कितना है k+2 इज इक्वल टू c1 चेक कर सर, ऊपर वाली में तो 7 है और नीचे वाली में 3k है, ठीक है। कोई भी दो इक्वेशन उठा सोल्व कर दे, इन दोनों को सोल्व करते हैं। देखो इसको उठा ले और इसको लास्ट वाले को उठा ले, जो भी मन करे उसको उठा ले। फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर उठाता हूँ, 2/k-1 इज इक्वल टू 7/3k है ना। सोल्व करो, 3k यहाँ लेके जाओ, 3 दूनी 6k बन जाएगा इज इक्वल टू, इसको यहाँ लेके जाओ 7k-7। अब इसको सोल्व करो, देखो 6k इज इक्वल टू 7k-7 है ना। तो 7 को इधर ले गया 7k, 6k-7k इज इक्वल टू -7, 6k-7k माइनस k इक्वल टू -7, माइनस से माइनस गया, अब k की वैल्यू आ गई 7। आसान, खत्म कहानी। k की वैल्यू 7 यही निकालना था, कहीं से भी कैसे भी सोल्व कर लो यही आएगी। समझ गए बच्चों, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बेहद आसान थे, एकदम बढ़िया वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, इसके जैसे या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, आप कर लोगे मुझे पता है, बट ये वाले क्वेश्चन भी आपको जरूर लगा के जाने एग्जाम में। चलिए तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, फिर हम लेके आते हैं क्वाड्रेटिक का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टाटा बाय बाय, बाय बाय बच्चों।